अंग्रेजों ने भारत की संस्कृति को नष्ट करने, भारत को लूटने और बांटने के लिए लगभग 500 कानून बनाए थे। कांग्रेस ने भी भारत को लूटने के लिए, भारत को बांटने के लिए और भारत की संस्कृति को नष्ट करने के लिए लगभग 50 कानून बनाए। और सबसे बड़ा महापाप तो उन्होंने संविधान के साथ किया। नेहरू जी ने संविधान में जो 22 चित्र थे, भगवान राम लक्ष्मण सीता का चित्र था संविधान में, हनुमान जी का चित्र था संविधान में, भगवान नटराज का चित्र था संविधान में, भगवान गौतम बुद्ध का इसमें चित्र था, भगवान महावीर का चित्र था, छत्रपति शिवाजी महाराज का इसमें चित्र था, गुरु गोविंद सिंह का इसमें चित्र था। उन सभी चित्रों को निकाल दिया। दूसरा और महापाप किया इंदिरा जी ने 1977 में, उन्होंने इसमें सेकुलर शब्द जोड़ दिया। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं, सबसे पहले जो नेहरू जी ने महापाप किया, संविधान से जो चित्रों को हटाया, उन चित्रों को वापस इसमें बहाल करिए। फिर से संविधान में भगवान राम लक्ष्मण सीता का चित्र रखिए, भगवान महावीर का चित्र रखिए, गौतम बुद्ध का चित्र रखिए, गुरु गोविंद सिंह चित्र इसमें वापस ले आइए, हनुमान जी का चित्र इसमें वापस करिए। और दूसरा जो इंदिरा जी ने महापाप किया, सेकुलर शब्द जोड़ के, या तो वो सेकुलर शब्द हटाइए, नहीं तो संविधान में जहां सेकुलर लिखा हुआ है उसी के आगे राम राज्य लिख दीजिए, क्योंकि संविधान का लक्ष्य ही राम राज्य की स्थापना। राम राज्य से किसी को दिक्कत नहीं। दुनिया का सबसे बेस्ट जो गवर्नेंस का मॉडल है वो राम राज्य है। राम राज्य का मतलब घूसखोरी से मुक्ति, जमाखोरी से मुक्ति, मिलावटखोरी से मुक्ति, कालाबाजारी से मुक्ति। राम राज्य का मतलब धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। राम राज्य का मतलब न नशाखोरी होगी, न मानव तस्करी होगी, न नक्सलवाद होगा, न माओवाद होगा, न आतंकवाद होगा, न अलगाववाद होगा। तो राम राज्य इसमें लिखने से बहुत क्लियर मैसेज हो जाएगा कि वास्तव में जो संविधान निर्माताओं की मंशा थी वो कैसे कैसे अचीव किया जाएगा। इसलिए जहां प्रियम्बल में सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आया है, उसी के सामने लिख दीजिए राम राज्य। जैसे इसमें लिखा है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इतना लिखा हुआ है। बस रिपब्लिक के आगे राम राज्य लिखना है तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक राम राज्य। हो गया, मैसेज क्लियर हो गया कि भारत का संविधान का जो लक्ष्य है वो राम राज्य की स्थापना है। तो जो एक समस्या, एक कंफ्यूजन आया सोवरेन शब्द से, राम राज्य से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, नहीं, लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना। और हर व्यक्ति राम राज्य चाहता है। भारत के सभी पंथ के लोग चाहते हैं भारत में राम राज्य आए। हिंदू भी चाहता है राम राज्य आए, जैन भी चाहते हैं राम राज्य आए, बौद्ध भी चाहते हैं राम राज्य आए, सिख भी चाहते हैं राम राज्य आए। जो भी लोग भारत में हैं, वो हिंदू हैं या कन्वर्टेड हिंदू हैं, सब चाहते हैं भारत में राम राज्य आए। राम राज्य का मतलब सबको समान शिक्षा होगी, सबके लिए समान चिकित्सा होगी। राम राज्य का मतलब सबके लिए एक समान नागरिक संहिता होगी। राम राज्य के लिए, राम राज्य का मतलब सबको जल्दी से न्याय मिलेगा। राम राज्य का मतलब घूसखोरी नहीं होगी, जमाखोरी नहीं होगी, मिलावटखोरी नहीं होगी, कालाबाजारी नहीं होगी, नशा तस्करी नहीं होगी, मानव तस्करी नहीं होगी। राम राज्य का मतलब कालाधन नहीं होगा, हवाला नहीं होगा, बेनामी संपत्ति का खेल नहीं होगा, जो कटमनी तोलाबाजी चलती है वो नहीं होगी। राम राज्य का मतलब घुसपैठ नहीं होगी, धर्मांतरण नहीं होगा, जनसंख्या विस्फोट नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहले हम दो हमारे दो लागू करने वाले भगवान श्री राम है। सोचिए, हजारों साल पहले भगवान श्री राम ने तय किया कि सब लोग एक पति एक पत्नी का नियम लागू अपनाएंगे, और इसीलिए चारों भाइयों ने खुद भी एक पति एक पत्नी का नियम अपनाया। राम राज्य का मतलब जनसंख्या विस्फोट नहीं होगा। अब से हजारों साल पहले भगवान श्री राम ने इसको लागू किया, और इसलिए प्रजा को स्पष्ट संदेश देने के लिए चारों भाइयों ने दो दो बच्चे किए। भगवान राम के 2 बच्चे, लक्ष्मण जी के 2 बच्चे, भरत जी के 2 बच्चे, शत्रुघ्न जी के 2 बच्चे। राम राज्य में कहते नहीं, सब नर करहिं परस्पर प्रीति, सब आपस में प्रेम से रहते थे। आपस में प्रेम से कैसे रहेंगे, उसके लिए समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा। उस समय भगवान राम ने किया था। भगवान राम के समय मंत्री और संतरी के बच्चे की किताब अलग नहीं होती थी, ब्राह्मण और क्षत्रिय के बच्चे की किताब अलग नहीं थी, वैश्य या बाकी लोगों के बच्चों की किताब अलग नहीं थी। सभी बच्चे किताब पढ़ते थे, और वो व्यवस्था भारत में है आज भी। नवोदय स्कूल में सबकी किताब एक चलती है, केंद्रीय विद्यालय में सबकी एक किताब चलती है। वो व्यवस्था आज भी लागू कर सकते हैं। समान शिक्षा लागू कर दीजिए। गुजरात वाला गुजराती में पढ़ेगा, बंगाल वाला बंगाली में पढ़ेगा, महाराष्ट्र वाला मराठी में पढ़ेगा, तमिलनाडु वाला तमिल में पढ़ेगा। सिलेबस करिकुलम कॉमन हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अब समय आ गया है कि जैसे 1977 में इंदिरा जी ने इसमें सेकुलर शब्द जोड़ा, अब तत्काल भारत के संविधान में राम राज्य जोड़ा जाए। उसी सेंटेंस में जहां लिखा है ना, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बस रिपब्लिक के आगे एक शब्द लिखना है, राम राज्य। तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि हमारा लक्ष्य है एक
सेकुलर भारत, सोशलिस्ट भारत, डेमोक्रेटिक भारत, रिपब्लिक भारत और राम राज्य। अंतिम लक्ष्य हो जाएगा राम राज्य की स्थापना। इससे किसी को दिक्कत नहीं आएगी और जो इतनी सारी समस्याएं बनी हुई हैं उनका कानून के जरिए समाधान होगा जब पिक्चर क्लियर हो रहेगी। आज की डेट में हमारे सांसदों विधायकों को पिक्चर नहीं क्लियर है। सांसदों विधायकों से पूछिए भैया क्या लक्ष्य क्या है, संविधान का क्या लक्ष्य है, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। संविधान का लक्ष्य उसे प्रियम्बल में लिखा हुआ है, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, इक्वलिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, ये लिखा हुआ है। लेकिन एक्चुअल में जब राम राज्य आ जाएगा तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सबको, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सबको क्लियर रहेगा कि भारत में हम सबका एक ही लक्ष्य है। कलेक्टर का भी यही काम है, कप्तान का भी यही काम है, सांसद का भी यही काम है, विधायक का भी यही काम है, सबका ये काम रहेगा कि हमें अल्टीमेटली राम राज्य की स्थापना करना है भारत में। राम राज्य के बारे में बहुत विस्तृत वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने लिखा हुआ है रामायण में, तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में। आप लोग भी गूगल कर सकते हैं राम राज्य का अर्थ क्या है, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि राम राज्य स्थापित करने के लिए सबसे आवश्यक है पहले संविधान में राम राज्य जोड़ा जाए। ये जो दुनिया भर के अलग अलग किताबें चल रही है, अलग अलग शिक्षा व्यवस्था चल रही है, एजुकेशन बोर्ड, इसको मर्ज करके वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए। जो दुनिया भर के पर्सनल लॉ चल रहे हैं, हिंदू का अलग कानून, मुस्लिम का अलग कानून, जैन बौद्ध का अलग कानून, पारसी का अलग कानून, क्रिश्चियन का अलग कानून, इसको मर्ज करके एक समान नागरिक संहिता लागू किया जाए। जो दुनिया भर के 50 कानून चल रहे हैं आज, घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग, घुसपैठ का अलग कानून, धर्मांतरण का अलग कानून, आतंकवाद का अलग कानून, अलगाववाद का कानून, नहीं, इस सबको मर्ज करके वन नेशन वन पिनल कोड यानी समान दंड संहिता। एक कानून रहेगा, एफआईआर आसानी से लिखा जाएगा, एक कानून लिखा रहेगा, जांच अच्छी होगी, एक कानून रहेगा जज के लिए भी अच्छा, वकीलों के लिए भी अच्छा, न्याय में भी अच्छाई। इसी तरीके से जो ये 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, इसको खत्म करके एक नया पुलिस कोड बनाना पड़ेगा, वन नेशन वन पुलिस कोड बनाना पड़ेगा, समान पुलिस संहिता लागू करनी पड़ेगी, जिससे पूरे देश की पुलिस स्वतंत्र होकर काम करे। अभी पुलिस 1861 के कानून के अंतर्गत चल रही है, इसलिए वो सत्ता के गुलाम है। जहां सत्ता चाहती है उसी हिसाब से पुलिस काम करती है। पुलिस के सत्ता कहती है एफआईआर कर दो, कर देती है। सत्ता कहती है एफआईआर नहीं करना है, तो कितना भी बड़ा अपराध हो एफआईआर नहीं करती। हमने देखा है यूपी की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, बंगाल की पुलिस अलग तरीके से काम करती है, केरल की पुलिस अलग तरीके से काम करती है। सत्ता जैसे बदलती है उसके हिसाब से पुलिस काम करती है। ये बंद होना चाहिए। वो तभी बंद होगा जब एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड होगा, समान पुलिस संहिता होगी। इसी तरीके से यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड, अभी भी आप देखिए जज अपनी मनमानी करते हैं, अपने अपने हिसाब से तारीख पे तारीख देते रहते हैं। जिस जज को तारीख देना पसंद है वो तारीख पे तारीख देता चला जाए। कितनी तारीख दे इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो भारत में जस्टिस विद इन ईयर हो, 1 साल के अंदर न्याय हो, इसके लिए यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड लागू करना पड़ेगा। 1 घंटे के अंदर एफआईआर हो, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो, इसके लिए यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करना पड़ेगा। इसी तरीके से कठोर दंड की व्यवस्था हो। घुसपैठ और धर्मांतरण ये बहुत गंभीर अपराध हो चुका है। मैं ये कह रहा हूं घुसपैठ और धर्मांतरण के लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं है। एक वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करिए, जैसे अमेरिका में फेडरल पिनल कोड है, और उसी में एक चैप्टर घुसपैठ डाल दीजिए, एक चैप्टर धर्मांतरण डाल दीजिए। अलग से कानून की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही जनसंख्या नियंत्रण एक बहुत गंभीर जनसंख्या विस्फोट बहुत गंभीर समस्या है, उसके लिए भी अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं है। एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक चैप्टर पॉपुलेशन कंट्रोल का डाल दीजिए। कहने का मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, चैप्टर 1 एज ऑफ मैरिज, चैप्टर 2 ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, चैप्टर 3 प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, चैप्टर 4 एडॉप्शन, चैप्टर 5 सक्सेशन, इनहेरिटेंस, विरासत, वसीयत, उसी में एक चैप्टर डाल दीजिए पॉपुलेशन कंट्रोल। लेकिन एक बात जो अंत में सबसे आवश्यक है, दंड जितना कठोर होगा लोग उतने अच्छी तरीके रहेंगे। दुबई में लोग अपराध नहीं करते, जानते हैं, दंड बहुत कठोर है। सिंगापुर में अपराध नहीं करते, दंड बहुत कठोर है। भय बिन हो इन प्रीत, ऐसा कठोर कानून बनाना पड़ेगा। तो इसका यही तरीका है, जो आदमी अपराध करे, पहला अपराध किया, वोटिंग राइट गया, जेल जाएगा, वो तो जाएगा जेल में सड़ेगा, फाइन लगेगी, वो तो रहेगा। लेकिन अब समय आ गया है कि अपराधों में वोटिंग राइट छीना जाए और सिटीजनशिप छीना जाए। जिसने 5 साल तक की सजा वाला अपराध किया उसकी वोटिंग राइट छीन लीजिए, जिंदगी भर वोट नहीं दे पाया। जो 5 साल से ज्यादा की सजा का अपराध किया, हत्या कर दिया, मर्डर कर दिया, बलात्कार कर दिया, फिरौती लिया, किडनैपिंग किया, उसकी नागरिकता खत्म करिए। जब तक वोटिंग राइट खत्म नहीं होगी, सिटीजनशिप खत्म नहीं होगी, तब तक भ्रष्टाचार अपराध कम नहीं होगा, तब तक भारत में राम राज्य नहीं आएगा।